सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आपके अपने परिवार सार्थक कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने एक नया रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से दोस्तों मैं आपको टॉप 25 क्वेश्चन कराता हूं। यदि आप दोस्तों किसी भी एग्जाम को देने बैठे और उसमें रीजनिंग पूछी जाती हो, तो इस प्रैक्टिस सेट से जो मैं आपके लिए करा रहा हूं उससे क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपके लिए दोस्तों ऐसा प्रैक्टिस सेट तैयार करता हूं जिसमें आप किसी भी एग्जाम को देने बैठे तो आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये सभी एग्जामों को कवर करने के लिए मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट की एक क्लास मैंने आपको पहले करा दी है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें। ठीक है दोस्तों, आज ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। कौन सा है दोस्तों? प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता जा रहा हूं, आप भी उसी क्रम में लेते जाइए। ठीक है दोस्तों, 10 से 12 प्रैक्टिस सेट करने के बाद आप अपने आप को जानेंगे कि रीजनिंग में आपसे जहां पहले 15 से 18 क्वेश्चन बनते थे, वहां अब आपसे 20 से 22 क्वेश्चन बनने लगे। अगर आपने मेरे साथ पूरे 50 के 50 प्रैक्टिस सेट कर लिए तो आप यकीन मानिए आप रीजनिंग में 25 में से 25 क्वेश्चन अवश्य ठीक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी सोच के साथ एक 25 में से 25 नंबर के साथ हम अपनी रीजनिंग का आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारा पहला क्वेश्चन है, पढ़ेंगे दोस्तों। एक बार आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मैं तो आपको बता दूंगा, पहले आप खुद से कोशिश करिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर आपका गलत हो जाए तो आप वीडियो को प्ले करके देख लीजिए कहां से गलत हुआ है। पहले आप वीडियो को पॉज किया करिए दोस्तों क्वेश्चन को, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि पी के आर ओ को 72962 और के आर आर पी को दोस्तों 29972 के रूप में कोडित किया जाता है, तो एन जे एम एल जेड को किस कोडित किया जाएगा, यानी किस भाषा में कोडित किया जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, कैसे सॉल्व होगा इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, पिछले प्रैक्टिस सेट में याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जब भी आपसे ऐसे पूछे जाए तो आपको क्या आनी चाहिए, आपको अल्फाबेट की नंबरिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए दोस्तों? अल्फाबेट की नंबरिंग आनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं पी कितने पे होता है, हम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं एक बार। पी के आर ओ के ऐसे ही लिखा हुआ है दोस्तों, बिल्कुल। पी कितने पे होता है दोस्तों? पी 16 पे होता है। कितने पे होता है? 16 पे होता है। के कितने पे होता है दोस्तों? के 11 पे होता है। आर कितने पे होता है? आर 18 पे होता है। ओ कितने पे होता है? ओ 15 पे होता है। और के कितने पे होता है? के 11 पे होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बोला था आपको अल्फाबेट की नंबरिंग आनी चाहिए। नंबरिंग आएगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और यही हमारा तरीका है कि जल्दी से जल्दी हमको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर हम जितना रीजनिंग में समय बचा लेंगे उतना हम अपना समय मैथ में दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये बेसिक चीज है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, ये बना कैसे 7296, तो आप क्या देखेंगे, अगर आपने नंबरिंग कर लिया एक बार तो नंबरिंग से बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे हमने यहाँ नंबरिंग कर लिए तो हम बता सकते हैं 7 कैसे बना होगा। कैसे बना होगा दोस्तों? 1 और 6 को ऐड करके बनाए। कैसे बनाए? 1 और 6 को ऐड करके कितना बनाए? 7 बनाए। और 1 और 1 को ऐड करके कितना बनाए? 2 बनाए। 1 और 8 को ऐड करके कितना बनाए? 9 बनाए। 1 और 5 को ऐड करके कितना बनाए? 6 बनाए। 1 और 1 को ऐड करके कितना बनाए दोस्तों? 2 बनाए। कितना बनाए? 2 बनाए। तो 72962 ये लिखा हुआ है दोस्तों, 72962 ये लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। यानी कि क्या किया जा रहा है दोस्तों, जो अल्फाबेट है यानी कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उनकी नंबरिंग करके उनकी जो डिजिट है उनको आपस में जोड़ दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्तों? अल्फाबेट की जो नंबरिंग करके उनकी जो डिजिट है उनको आपस में जोड़ दिया जा रहा है, बस इतना किया जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह हम भी इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है हमारा, तो एन जे एम एल जेड ये हमसे पूछा है। तो एन कितने पे होता है? एन 14 पे होता है। जे कितने पे होता है? जे 10 पे होता है। एम कितने पे होता है? एम 13 पे होता है। एल कितने पे होता है दोस्तों? एल 12 पे होता है। और जेड कितने पे होता है? जेड 26 पे होता है। यही होता है दोस्तों, बिल्कुल यही होता है। अब हम इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे दोस्तों, 1 और 4 कितना होता है? 5 होता है दोस्तों। 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 होगा दोस्तों। 1 में 3 को ऐड करेंगे तो 4 होगा दोस्तों। 1 में 2 को ऐड करेंगे तो 3 होगा दोस्तों। और 2 में 6 को ऐड करेंगे तो 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। यानी हमारा आंसर कितना होगा?
51438 कितना होगा दोस्तों? 51438 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। किसमें दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग की? तो इस तरह के क्वेश्चन की दोस्तों ट्रिक है, आपको अल्फाबेट की नंबरिंग आनी चाहिए, तभी आप जल्दी से इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी ट्रायंगलों की संख्या बतानी है। क्या है? ट्रायंगलों से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, त्रिभुजों की संख्या हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे गिनेंगे दोस्तों इसमें आपको साफ साफ दिख रहे होंगे ट्रायंगल, बहुत आसान शेप हुई है, तो आप भी इसको देख सकते हैं। जैसे 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल। 4 तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे, अब सभी को दिख रहे होंगे। 4 तो क्लियर दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, तो 4 तो आप सभी को क्लियर दिख गए। लेकिन इसमें 2 और है। कौन कौन से 2 है? एक तो दोस्तों ये बड़ा वाला है। कौन सा दोस्तों? एक ये बड़ा वाला है। दोस्तों ये जो बड़ा वाला है ना, ये भी तो ट्रायंगल है, ये भी तो ट्रायंगल है, इसको तो हमने गिना ही नहीं, तो ये कितने हो गए? 5 हो गए। ऐसे इसमें एक ये वाला है बड़ा वाला, तो कितने हो गए? 5 हो गए। और 5 और 5 कितने हो गए दोस्तों? 5 और 5 कितने हो गए? तो आप कहेंगे 10 हो गए। 10 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यानी ट्रायंगलों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 10 है। कितनी है दोस्तों? 10 है। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके उत्तर हमको देना है। देखिए दोस्तों, सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले कितने 8 है, ये जो आपको दी हुई है दोस्तों, इसमें हमको बताना है। सम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? जो 2 से डिवाइड होती हैं, ये सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से ना कटे। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको क्लियर याद होगा, बेसिक सी बात है। ठीक है, बिल्कुल। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों? हमसे क्वेश्चन में पूछा है सम संख्याओं के बाद और विषम संख्याओं से पहले कितने 8 है। सम संख्या यानी 2 से कटने वाले, जैसे 2 4 6 8, आप कहीं 10, या 10 तो होगा नहीं क्योंकि 2 संख्याएं हो जाएंगी, एक ही डिजिट हमको दी हुई है। और विषम संख्या क्या होती है? जैसे 1 3 5 7 और 9, है ना दोस्तों, ये विषम संख्या है। तो सम संख्या के तो बाद और विषम संख्या से पहले, क्या दोस्तों? सम संख्या के तो बाद और विषम संख्या से पहले कितने 8 हैं, ये हमको बताना है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो बताएंगे दोस्तों सम संख्या से बाद और विषम संख्या से पहले कितने 8 है। तो हम देखते हैं दोस्तों, सम संख्या के बाद हमको ढूंढना है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, सम संख्या के बाद हमको ढूंढना है। तो सम संख्या कौन सी है दोस्तों? ये रही 4। यहाँ दोस्तों ये कैसी संख्या है? तो आप कहेंगे विषम संख्या। ये भी कैसी है? विषम संख्या। विषम संख्या से पहले 8 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कैसा है? विषम संख्या के बाद 8 है, तो ये तो हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 4 है दोस्तों, ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या के बाद 8 है, बिल्कुल है। लेकिन विषम संख्या से पहले भी 8 है, तो बिल्कुल 8 है। यानी 1 8 ये हो गया दोस्तों, 1 8 ये हो गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ये कैसी संख्या है? आप कहेंगे सम संख्या है। 2 कैसी संख्या है दोस्तों? सम संख्या है। और 7 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो 1 8 ये हो गया, 2 8 हो गए, बिल्कुल हो गए। उसके बाद हम इसको देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या के बाद है। कैसे दोस्तों? विषम संख्या के बाद है। और जबकि कहा क्या है क्वेश्चन में दोस्तों? सम संख्या के बाद होना चाहिए। तो इस वाले को देखेंगे, ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। इसके बाद क्या है? विषम संख्या है। ये 5 क्या है दोस्तों? विषम संख्या है। तो सम संख्या के तो बाद और विषम संख्या से पहले 1 और 8 मिल गया, बिल्कुल मिल गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 6 कैसी संख्या है? तो आप कहेंगे सम संख्या है। 7 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 6 के बाद और 7 से पहले 8 मिल गया, बिल्कुल मिल गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ये 8 है, लेकिन इससे पहले कैसी संख्या है? विषम संख्या। और जबकि क्या कहा है दोस्तों क्वेश्चन ने? सम संख्या के बाद होनी चाहिए 8, है ना दोस्तों। तो विषम संख्या से पहले बाद तो हो नहीं सकता 8। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ कैसी विषम संख्या, लेकिन विषम संख्या के बाद तो 8 उसने पूछा ही नहीं है। तो हमारे पास कितने ऐसे 8 बचे दोस्तों जिनकी सम संख्या के बाद 8 हो और विषम संख्या से पहले 8 हो? तो कितने 8 हो गए दोस्तों? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। ऐसे कितने 8 हैं दोस्तों, जिसमें सम संख्या के बाद 8 हो और विषम संख्या से पहले 8 हो? तो ऐसे 4 8 हैं। कितने 8 हैं दोस्तों? 4 8 हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पहले पॉज करेंगे, उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, पढ़िए। नीचे दिए गए समीकरण में चिन्हों को बदलें और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितज्ञ चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। यानी कि यहाँ पे हमको जो स्टार दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमको इन ऑप्शनों में से भरना है। क्या दोस्तों? हमको यहाँ पे इन ऑप्शनों में से भरना है और इसको सही समीकरण को सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, किस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी कोई ट्रिक नहीं होती और खुद से ही सॉल्व करने होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ये टाइम टेकन होंगे। इसमें आपको चारों ऑप्शनों को देखना पड़ता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं होती तो आप तीनों क्वेश्चनों को, तीनों विकल्पों को चेक करेंगे ना, उसके बाद अंत में डी बैठेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों टाइम टेकिंग होते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा हो तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला विकल्प को लगाएंगे। पहले विकल्प को लगाएंगे तो पहला विकल्प क्या है दोस्तों? 13 के बाद क्या है? 13 के बाद माइनस है, फिर 5 है दोस्तों। कितना है? 5 है। 5 के बाद इक्वल है, फिर 3 के बाद क्या है? प्लस है दोस्तों, और 3 के बाद क्या है? फिर 3 के बाद प्लस माइनस है दोस्तों, उसके बाद 2 है। इसी तरह से है दोस्तों, इसी तरह का समीकरण है। तो आप कहेंगे बिल्कुल है। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 में से 5 गए दोस्तों, कितने बचे? 13 में से 5 गए तो 8 बचे। इक्वल है, 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 6 में से 2 गए तो 4 बचे। ये तो समीकरण कुछ नहीं बैठा, 8 के बराबर तो 8 आना चाहिए। जब तो ये 4 आया है तो पहला वाला समीकरण गलत हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले ना और उसमें आपका पहला विकल्प जो है वो गलत हो जाए, तो आप तुरंत क्या कीजिए? आप तुरंत डी वाले ऑप्शन पे चले जाइए। किस पे चले जाइए? डी वाले ऑप्शन पे चले जाइए और डी वाले ऑप्शन को प्रयोग करके देखिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सही बैठने की संभावना हो जाती है डी वाले से। अगर आपका पहला सही ना होता ना तो दोस्तों हम तुक्का लगाएंगे, सीधे चौथे पे चले जाएंगे। किस पे चले जाएंगे? सीधे चौथे विकल्प पे चले जाएंगे। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कैसा होगा, मुझे पता नहीं है चौथा सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम 13 लिखेंगे। 13 के बाद क्या है? प्लस है दोस्तों। प्लस के बाद क्या है? 5 लिखेंगे। 5 के बाद क्या है दोस्तों? इक्वल है दोस्तों। फिर 3 लिखेंगे। 3 के बाद क्या है दोस्तों? मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। मल्टीप्लाई के बाद 3 लिखेंगे। फिर क्या है दोस्तों? फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, फिर 2 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह का समीकरण है, बिल्कुल इसी तरह का समीकरण है। तो सॉल्व करेंगे, 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 हो जाएगा। और 9 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। 9 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यानी 18 18 बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया दोस्तों। यानी कि ये समीकरण तो हमारा बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। इसमें दोस्तों क्या होता है, या तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा या ज्यादा से ज्यादा चांस जो होते हैं ना वो आपके डी विकल्प के सही होने के चांस होते हैं। हो तो बी या सी भी सही सकता है, लेकिन हम किस्मत आजमा सकते हैं। हम पहले के बाद सीधे डी को चेक करेंगे अगर हमको समय बचाना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। बताइए दोस्तों, वेन आरेख से आपका क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से आपके क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। संबंध क्या है दोस्तों? आकाशगंगा है, पृथ्वी है, चंद्रमा यानी गैलेक्सी है, अर्थ है और मून है। इनका हमको आपस में संबंध दर्शाना है। किसके द्वारा? वेन आरेख के द्वारा हमको इनका संबंध दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, तो संबंध क्या है दोस्तों आप सभी को पता होगा। आकाशगंगा क्या होती है? जिसमें हम रह रहे पूरे ब्रह्मांड में, इसको हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आकाशगंगा कहते हैं। इसी आकाशगंगा में हमारी एक पृथ्वी भी है दोस्तों। पृथ्वी है ना, सूर्य चंद्रमा ये सब क्या है दोस्तों? एक आकाशगंगा में है। जैसे शनि ये सब क्या है? आकाशगंगा में घिरे हैं। लेकिन चंद्रमा क्या पृथ्वी के अंदर है दोस्तों? चंद्रमा का पृथ्वी के अंदर है? नहीं, ये पृथ्वी की परिक्रमा लगता है। यानी है तो आकाशगंगा में, लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी दोनों आपस में अलग अलग है। अलग अलग है ना, तो डायग्राम कौन सा सही बनेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही डायग्राम बनेगा। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो आकाशगंगा अलग है और पृथ्वी और चंद्रमा अलग है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आकाशगंगा के अंदर ये बाकी सारे गिरे हैं। ठीक है दोस्तों, चांद तारे ये सब किसके अंदर है?
आकाशगंगा के अंदर है। और पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है एक उपग्रह, वो भी चांद है। चांद उससे अलग है पृथ्वी से, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों जो है वो आपस में अलग है। आकाशगंगा के अंदर पृथ्वी आती है और पृथ्वी और चंद्रमा दोनों अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा वेन डायग्राम सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वीडियो को पोस्ट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। कीजिए दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। पढ़ेंगे दोस्तों एक बार मेरे साथ सभी प्यारे साथी। यदि बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीले को पानी, पानी को बिजली कहा जाए तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको देखने को अवश्य मिले होंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन में भी अगर आप समय लगा रहे हैं तो आप ये मानिए आपके रीजनिंग काफी वीक है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे ऐसी उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन तो आप मात्र 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, क्या पूछ रहा है दोस्तों? पक्षी कहाँ उड़ते हैं। सबसे पहले आपको अंत का सवाल देखना है। क्या पूछा गया है हमसे? पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी दोस्तों हवा में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? हवा में उड़ते हैं। और हवा को क्या कहा जा रहा है? हवा को नीला कहा जा रहा है। तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? अब हवा में नहीं उड़ेंगे, कहाँ उड़ेंगे दोस्तों? नीला में उड़ेंगे। कहाँ उड़ेंगे? नीले में उड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। जिस भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए ना, तो आपको क्या करना है? अंत में पूछना है। जैसे आपसे पूछ लेगा पानी में क्या होता है दोस्तों, जैसे आपसे पूछ लेगा पानी को क्या कहा जा रहा है, तो आप सिर्फ पानी को पढ़िए। यहाँ पानी को क्या कहा जा रहा है? पानी को बिजली कहा जा रहा है, तो पानी को क्या कहा जाएगा? बिजली कहा जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या कहा गया है कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे। अंत में देखिए, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आपको पता है हवा में उड़ते हैं, तो हवा वाले उसको देखिए, तो हवा को क्या कहा गया? नीला कहा गया। तो अब पक्षी कहाँ उड़ेंगे? इस कथन के अनुसार पक्षी दोस्तों नीले में उड़ेंगे। क्लियर दोस्तों? यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे एक बार और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? राधा अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। किस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों? किस चैप्टर से क्वेश्चन है? तो डायरेक्शन से क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। दिशा परीक्षण से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बताएंगे दोस्तों। एक राधा नाम की लड़की है दोस्तों, वो अपने घर से चली है और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई है। तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? राधा नाम की लड़की मान लेते हैं हम, ये राधा का घर है दोस्तों, और ये किधर चलिए? अपने घर से पूर्व की ओर चलिए। पूर्व की ओर चलेगी तो इधर ही तो चलेगी। कितना चलिए दोस्तों? 4 किलोमीटर चलिए। कितना चलिए? 4 किलोमीटर चलिए। उसके बाद वह बाएं घूमेगी। बाएं किधर घूमेगी दोस्तों? उत्तर दिशा की तरफ। किधर दोस्तों? उत्तर दिशा की तरफ बाएं घूमेगी। यानी कितना चलिए दोस्तों? 6 किलोमीटर चलिए। कितना? 6 किलोमीटर चलिए। फिर वह दाएं घूमेगी। दाएं किधर घूमेगी? तो इसका दायां हाथ किधर होगा? इसका दायां हाथ होगा दोस्तों पूर्व दिशा की तरफ। और 4 किलोमीटर चलिए। कितना चलिए? 4 किलोमीटर चलिए। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? यानी प्रस्थान यानी कि जहां से वो चली थी, अपने घर से कितनी दूर है, ये आपसे पूछा गया। हमने डायग्राम बना दिया दोस्तों। डायग्राम इतना ही था और इससे ही हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए हमने डायग्राम बनाया, तो ये पूछा है हमसे कितनी दूर है। हमसे क्या पूछा है दोस्तों? कितनी दूर है, ये हमको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछा जाए ना, तो आपको कैसे निकालना है? सबसे पहले तो ये जो लाइन है इसको पूरा सीधा कर देंगे। क्या कर देंगे? सीधा कर देंगे। इसके बराबर कर दिया हमने, बिल्कुल सीधा कर दिया। तो दूरी हमको निकालनी है। ये तो दोस्तों वो है लंबाई, हमको दूरी निकालनी है। ये क्या है दोस्तों? यहाँ पे 4 किलोमीटर चली, उसके बाद 4 किलोमीटर ये चली, 4 किलोमीटर ये चली और 4 किलोमीटर ये चली। तो कितनी चली टोटल? टोटल 8 किलोमीटर चली। कितनी चली दोस्तों? टोटल 8 किलोमीटर दूरी पे ये है। कहां पर है दोस्तों? टोटल 8 किलोमीटर दूरी पर है ये अपने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राधा जो अपने घर से चली थी दोस्तों, वो अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो टोटल 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो हमने 4 लिखा है, ये कहां से लिखा है? ये जो ऊपर की जो लंबाई है, ये जो ऊपर वाली लंबाई है ना, इसी को नीचे लिख देंगे बस इतना। अगर ये सीधे चलती, ये तो दोस्तों ऐसे चलिए, अगर ये यहां से भी ऐसे सीधा चलती तो ये अपने स्थान पे पहुंच जाती। तो कितनी किलोमीटर दूर चली है दोस्तों? ये कितनी किलोमीटर दूर है? ये अपने घर से 8 किलोमीटर ये अपने घर से दूर है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह आपको दिया हुआ है, यहाँ आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या आएगी। बताइए जरा दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, हमसे जब भी ऐसे दिया जाए ना, तो देखिए आपको यहाँ 78 दिया हुआ है और यहाँ पे 112 दिया हुआ है। यहाँ 78 दिया हुआ है, यहाँ 112 दिया हुआ है और यहाँ 64 दिया हुआ है। यहाँ बीच में हमसे कुछ आएगा वो हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ 50 दिया हुआ और यहाँ 140 दिया हुआ है। तो आपने क्या देखा दोस्तों, एक संख्या को छोड़ने के बाद है ना एक संख्या कम हो रही है, एक संख्या को छोड़ने के बाद है ना एक संख्या कम हो रही है, ऐसे ही हो रही है। तो हम इससे लगाएंगे नहीं, एक संख्या छोड़ने के बाद हमारा क्या लॉजिक लगेगा वो देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया मैंने आपको, आप क्या देखिए दोस्तों, डिफरेंस करके देखिए। क्या देखिए दोस्तों, डिफरेंस करके देखिए। 90% क्वेश्चन दोस्तों डिफरेंस से सॉल्व हो जाते हैं और हमको पता चल जाता है डिफरेंस से। 10 से 20% ऐसे क्वेश्चन है जो दोस्तों डिफरेंस से सॉल्व नहीं होते, उनके लिए क्यूब का लॉजिक लगता है या मल्टीप्लाई का लॉजिक लगता है, वो लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए हम डिफरेंस करके देख लेते। तो 78 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 78 में से जब हम 64 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 4 गए 4 बचे, 7 में से 1 गए 1 बचे, यानी 14 आएगा। कितना हो रहा है, -14 हो रहा है। और 64 में से 50 करेंगे तो कितना हो रहा है, -14 हो रहा है। कितना हो रहा है, -14 हो रहा है, -14 हो रहा है। बिल्कुल, ये तो हमारा लॉजिक लग गया दोस्तों। अब इसको देखते हैं। 112 से दोस्तों हमको नहीं पता यहाँ क्या आएगी, लेकिन हमको इतना पता है यहाँ पे 140 है। इतना तो हमको पता है 140 है, तो माइनस तो नहीं हो रहा होगा। क्या माइनस तो हो ही नहीं रहा होगा, क्योंकि 112 से सीधे 140 हुआ है, तो प्लस हो रहा होगा। हम करके देखते हैं, इसी माइनस को है इसको प्लस करके देखते हैं। प्लस 14 को, कितने को, +14 को 112 में दोस्तों +14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अभी हमको नहीं पता इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। हम मान के चलते हैं दोस्तों 126 आ सकता है, हमारा ऑप्शन में भी 126 है तो हम मान सकते हैं। अगर ऑप्शन में ना होता तो हम कोई और लॉजिक लगाते। तो 126 आ सकता है, मान सकते हैं। और यहाँ 140 है, तो 126 में 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 140 हो जाएगा। कितना, 140। और यहाँ भी 140 है, बिल्कुल। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, नीचे वाली संख्याओं में तो 100 माइनस हो रहा है 14, क्या दोस्तों, माइनस हो रहा है 14। और ऊपर वाली संख्या यानी जो बढ़ती हुई संख्या जा रही है उनमें +14 हो रहा है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगी, 126 आएगी। कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 126 आएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये मत सोचिए दोस्तों इजी से इजी भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मॉडल से मॉडल भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एडवांस लेवल की क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। इजी भी पूछे जाते हैं, मीडियम भी पूछे जाते हैं और एडवांस लेवल, तीनों लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको तीनों लेवल के क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस सेट में लेके आया हूं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दो, और जो मेरे प्यारे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। कीजिए दोस्तों, पढ़िए मेरे साथ। किसी कोड भाषा में 125 को गो टू स्कूल, 146 को स्टडी इन स्कूल और 135 को रन टू स्कूल लिखा जाता है। तो रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया जाएगा ये हमको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमको रन जिसमें होगा उसी अंक का प्रयोग क्या हो गया होगा, जाहिर सी बात है। अगर बाकी ये जो हम इन दोनों को देखें तो हमको पता है कि इनमें रन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो हम क्या करेंगे, रन का प्रयोग किसमें किया गया, सिर्फ इसमें किया गया। यानी जो नंबर हमारा अलग होगा, जो नंबर हमारा अलग होगा वो ही रन का क्या होगा, कोड होगा, वो ही रन का अंक होगा, है ना। ऐसे तो होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए दोस्तों, सेम सेम क्या, पहले स्कूल देखते हैं। स्कूल इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, यानी तीनों में स्कूल सेम है। तो तीनों में ऐसा नंबर क्या है जो तीनों में सेम है, तो आप कहेंगे तीनों में ऐसा नंबर सेम है दोस्तों 1। कौन सा सेम है दोस्तों, 1। इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो 1 तो हो नहीं सकता, 1 हमने काट दिया। उसके बाद देखेंगे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 और 2 हो जाएगा। तो 2 में कौन सा कॉमन है, तो इसमें 5 कॉमन है दोस्तों और इसमें भी 5 कॉमन है, तो 5 भी नहीं होगा। अब हमारा आंसर क्या बचा दोस्तों, रन के लिए कौन सा अंक बचा, तो रन के लिए 3 अंक बचा। तो रन के लिए कौन सा अंक होगा, 3 अंक होगा। कौन सा अंक होगा, 3 अंक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रन के लिए कौन सा अंक होगा दोस्तों, 3 अंक जो है वो होगा। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर। इसी तरह से आपको सोल्व करने हैं दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे सोल्व होगा। देखिए दोस्तों, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि यहाँ पे जो हमारे ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सी जो आकृति है वो आएगी, हमको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बताने के लिए दोस्तों हमारे पास 4 आकृति है और इन 4 आकृति में से कौन सी आकृति आएगी ये हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे दोस्तों, हम इसको ऐसे ही बना के देख लेते हैं। बना के देख लेंगे यानी कि पहले ये लाइन आएगी, पहले ये लाइन आएगी, उसके बाद ये वाली लाइन आएगी, उसके बाद ये वाली लाइन आएगी। इतना तो क्लियर है दोस्तों, ये 2 लाइन आएगी और यहाँ पे ये डंडा तो बिल्कुल है ही नहीं, है कहीं आपको दिख रहा है? नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, या तो ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तो क्लियर बिल्कुल। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो हमारा वो है, इसको क्लियर कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद ये जो बीच में लाइन जा रही है इसको कर देंगे, यानी इस तरह की आकृति बनेगी। तो किस में बननी है, क्या ऑप्शन नंबर डी में बननी है? नहीं, ऑप्शन नंबर सी में बननी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको दोस्तों? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। पेपर कटिंग से या फिगर कंप्लीटेशन से जो क्वेश्चन आते हैं ना, काफी इजी होते हैं, हम उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए दोस्तों, उस सही विकल्प का चयन करें दोस्तों जो निम्नलिखित संख्याओं शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित को अंकित करेगी। यानी कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये 5 जो दिए गए हैं ये व्यवस्थित अव्यवस्थित क्रम में लगे हुए हैं। किस क्रम में लगे हुए हैं दोस्तों? अव्यवस्थित क्रम में लगे हुए हैं। हमको इनको व्यवस्थित क्रम में लगाना है, पहले क्या होगा पहले क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो बताएंगे कैसे होगा। पहले वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, क्या हम पहले किसी चीज को खाएंगे, क्या पहले वो फल बनेगा, या पहले बीज होगा, या पहले उसको हम तोड़ेंगे, या पौधा बनेगा? तो ये 5 तरह के हमको विकल्प दिए हुए हैं, इसी के अनुसार हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? बीज आता है। क्या आता है? बीज आता है, यानी तीसरे नंबर वाला पहले आएगा, तीसरे नंबर वाला पहले आएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर किस में पहला है? ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी और डी बचे। उसके बाद देखते हैं, जो बीज हम बोएंगे किसी खेत में मान लीजिए या किसी बगिया में मान लीजिए, हम पहले बीज बोएंगे। बीज बोने के बाद वो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा दोस्तों? पौधा बनेगा। क्या बनेगा? पौधा बनेगा, यानी दूसरे नंबर का आएगा पहले। क्या आएगा दोस्तों? 5वें नंबर का दूसरे नंबर पे आएगा, और 5वें नंबर का दूसरे नंबर पे कौन से पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कैसे ये क्रम लगा हुआ है। तो पहले बीज बनेगा दोस्तों, बीज को हम बोएंगे, बीज फिर एक पौधा बनेगा, पौधा बनने के बाद उस पे क्या लगेंगे? फल लगेंगे दोस्तों, यानी तीसरे नंबर पे दूसरा वाला आएगा। और फल जब बनेंगे तो हम क्या करेंगे? उसको तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो कौन से पे आएगा दोस्तों? ये जो चौथा है ये खुद चौथे नंबर पे आएगा, और पहला जो है तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? उसको खा लेंगे, ये 5वें नंबर पे आएगा। यानी कि क्रम क्या बनेगा? तीसरा बनेगा। पहला दोस्तों ये जो क्रम बनेगा, पहले बीज होगा, उसको बीज को बोने के बाद वो एक पौधा बनेगा, पौधे बनने के बाद उस पे फल आएंगे, और फल आने के बाद हम उनको तोड़ेंगे, और उनको तोड़ने के बाद हम उनको खा लेंगे। तो ये हमारा क्रम बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, महेश की आयु 60 वर्ष है, यानी कि एज से आपके क्वेश्चन पूछा गया है, आयु से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। महेश की आयु दोस्तों 60 वर्ष है। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है? यानी डिफरेंस पूछा है हमसे किसकी आयु में? महेश और बाबू की आयु का हमसे डिफरेंस पूछा है। लेकिन बाबू की तो, महेश की तो हमको आयु पता है, महेश कितना वर्ष का है दोस्तों? 60 वर्ष का है। लेकिन हमको बाबू की तो आयु पता नहीं है, तो उसको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, महेश की आयु कितनी है? 60 वर्ष है। हम मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिख लेंगे महेश की आयु कितनी है दोस्तों? 60 वर्ष है। कितनी है दोस्तों? 60 वर्ष है, लिख लिया हमने। राम जो है वो महेश से 5 वर्ष छोटा है। कितना छोटा है? राम जो है वो महेश से 5 वर्ष छोटा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे राम क्या है दोस्तों? महेश से 5 वर्ष छोटा है, यानी 60 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा, यानी 55 वर्ष का कौन है? राम है। और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। क्या दोस्तों? और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ हम राजू लिखेंगे, राजू से 4 वर्ष बड़ा कौन है? राम। राम की उम्र कितनी है? 55 है। कितनी है दोस्तों? 55 है। जबकि ये किससे बड़ा है दोस्तों? राजू से 4 वर्ष बड़ा है। तो राजू की 4 वर्ष की माइनस कर देंगे तो राजू कितने वर्ष का होगा? 51 वर्ष का होगा।
राजू कितने वर्ष का होगा दोस्तों? 51 वर्ष का होगा। उसके बाद राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। यानी जो बाबू है ना दोस्तों, वो क्या है, वो राजू से कितना छोटा है? 6 वर्ष छोटा है। कितना छोटा है? 6 वर्ष छोटा है। यानी 51 वर्ष का राजू है, तो उसमें से 6 वर्ष छोटा कौन है? बाबू है। कौन है दोस्तों? बाबू है। तो कितने वर्ष का होगा बाबू? 45 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा दोस्तों? 45 वर्ष का बाबू होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। और हमसे पूछा क्या? यहाँ सबकी एज आपको पता चल गई। महेश 60 वर्ष का है, राम 55 वर्ष का है, राजू 51 वर्ष का है, बाबू कितने वर्ष का है? बाबू 45 वर्ष का है। तो अब हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा है महेश और बाबू की आयु में अंतर कितना है, यानी डिफरेंस कितना है। तो महेश 60 साल का है, बाबू कितने साल का है? 45 साल का है। तो दोनों की आयु में अंतर कितना होगा दोस्तों? 15 वर्ष का होगा। कितना होगा दोस्तों? 15 वर्ष का होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर हो जाएगा दोस्तों? 15 वर्ष का अंतर हो जाएगा। क्लियर आपको दोस्तों? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। पढ़ेंगे दोस्तों। दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़ें और उसे संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्हवाचक के स्थान पे आएगी। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये हमको बताना है। तो बताइए दोस्तों कैसे सॉल्व होगा। जब मैंने आपको पिछला प्रैक्टिस सेट कराया तो आपको याद होगा, मैंने इस तरह का भी क्वेश्चन आपको कराया था। उसमें कुछ और लॉजिक लग रहा था, इसमें कुछ और लॉजिक लगा होगा। तब मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? तब मैंने आपसे कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में हमको देखना क्या है, जिधर भी हमारी संख्या बढ़ के लिखी गई हो उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ कितना लिखा हुआ है? हम 12 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो 45 लिखा हुआ है और यहाँ पे 80 लिखा हुआ है। यानी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे? यहाँ से लेके नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। ठीक है। सॉल्व करने के हम पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं, फिर माइनस कर सकते हैं या डिवाइड लगा सकते हैं, और उसके बाद जो सबसे अंतिम बचेगा वो स्क्वायर या क्यूब का जो हमारा लॉजिक है वो बचेगा। सबसे पहले मैं आपको इसमें मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, मल्टीप्लाई से सॉल्व होता है या नहीं होता। ठीक है दोस्तों, पहले मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, फिर बाकी का कोई और लॉजिक लगाएंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 छिक्के 54 हो जाएगा, यानी 54 हो जाएगा। 54 को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 54 को हम उल्टा लिख सकते हैं 45। शायद लिखा हो, लॉजिक लग गया हो, है ना दोस्तों? लॉजिक लग गया हो तो हम मान लेते हैं क्या ये तो हमारा सही हो जाएगा। 9 में 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छिक्के 54 होता है और 54 को उल्टा करके लिख दिया है। कोई बात नहीं दोस्तों। अब हम इसको भी लॉजिक लगा के देखते हैं। 12 में हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96 होता है, 96 होता है। जबकि यहाँ तो 80 लिखा हुआ और ये लिखा होना चाहिए दोस्तों 69। कितना लिखा होना चाहिए दोस्तों? 69। यानी कि ये लॉजिक तो हमारा फेल होता है। क्या दोस्तों? ये लॉजिक तो हमारा फेल होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, अगर आपका लॉजिक एक उसमें लगता है ना तो दूसरे में भी लगा के देखिए। क्या पता आपने एक में लॉजिक लगा लिया और दूसरे में ना लगाओ और आप एक ही लॉजिक से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे तो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। तो हम देखेंगे दोस्तों, इसमें ऐड तो नहीं हो रहा होगा, ऐड तो नहीं हो रहा होगा, हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी नहीं हो रहा होगा। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? हमारे पास बचा दोस्तों ऑप्शन स्क्वायर का। क्या बचा दोस्तों? स्क्वायर का ऑप्शन बचा। तो हम पहले स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर 81 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसको आपस में ऐड करेंगे तो क्या 45 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्या 45 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। हम दोस्तों इसको माइनस करके देखेंगे। माइनस करेंगे तो 11 में से 6 गए 5 बचे और 7 में से 3 गए तो 4 बचे, बिल्कुल बचे। यानी 45 आ रहा है, आ रहा है दोस्तों। अभी हम इसको नहीं मानेंगे कंफर्म के यही लॉजिक लग रहा है, हम इसमें भी लगा के देखेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 144 होता है। 144 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है दोस्तों? 64 होता है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। 80 आएगा ना, बिल्कुल। यहाँ पे भी 80 दिया हुआ है, बिल्कुल। यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है? अब कंफर्म है दोस्तों। हमारा लॉजिक क्या लग रहा है? हमारा लॉजिक लग रहा है दोस्तों, नंबरों की पहले हम स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक नंबर के स्क्वायर में से दूसरे नंबर के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं और नीचे वाला नंबर हमारा प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा ही लॉजिक दोस्तों हम इसमें भी लगाएंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 9 होता है। 64 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 55 होगा। तो कितना होगा? 55 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको लॉजिक समझ में आया?
बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आपको दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ठीक है दोस्तों, काफी मेहनत लगती है और आप इस मेहनत को अवश्य सराहें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, डिक्शनरी ऑर्डर से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम में होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्दकोश के क्रम में होगा। तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था, जब आपसे डिक्शनरी ऑर्डर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो अल्फाबेट नंबरिंग होते हैं ना, उसी क्रम में इसको लगा देना है। जैसे दोस्तों सबसे पहले इसमें एल ही दिया हुआ है, तो जो कॉमन है उसको हम काट लेंगे। पहले एल इसमें कॉमन, एल भी इसमें कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, आई भी इसमें कॉमन, आई भी इसमें कॉमन, आई भी इसमें कॉमन और आई भी इसमें कॉमन। अब टी देखेंगे दोस्तों, टी इन तीनों में कॉमन है लेकिन इसमें कॉमन नहीं है। तो ये तो वी टी से बाद आती है ना, वी जो है टी के बाद आती है, तो ये जो आप पहला वाला है ये तो सबसे अंत में आएगा, पहला वाला सबसे अंत में आएगा। बात तो इन तीनों की है, तो इन तीनों में कॉमन क्या है, एक एक टी कॉमन है, एक एक टी कॉमन है, तो एक एक टी काट देंगे। अब दोस्तों देखिए चौथे वाले में ई है, तो पहले क्या आएगी, ई आएगी या पहले टी आएगी, ई आएगी या पहले टी आएगी, पहले ई आएगी। यानी कि चौथे वाला जो है वो पहले आएगा, चौथे वाला जो है वो पहले आएगा। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो इसमें टी कॉमन, इसमें भी टी कॉमन, इसमें ई, अब इसमें एल, तो पहले एल आएगी या पहले ई आएगी, पहले एल आएगी या पहले ई आएगी, तो पहले ई आएगी। यानी पहले क्या आएगा, दूसरे नंबर का आएगा, उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, तीसरे नंबर का आएगा, और पहले नंबर का तो अंत में है ही है। यानी कि क्या लॉजिक बनेगा, क्या क्रम बनेगा, चौथा दूसरा, चौथा दूसरा, तीसरा पहला। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा दूसरा तीसरा पहला, ये हमारा सही क्रम बनेगा। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट चलें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों लॉजिक क्या लग रहा है। देखिए दोस्तों, एक खास कोड भाषा में ड्रिंक को JMHQC लिखा जाता है और उसे BLOTS को RSNKA लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में हनी को कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो बताएंगे हनी को कैसे लिखा जाएगा, लॉजिक क्या लग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ड्रिंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्रिंक लिखेंगे, DRINK, ड्रिंक लिख लिया। इसको क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, इसको लिखा जा रहा है JMHQC, यही लिखा जा रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल यही लिखा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जैसे D 4 पे आता है, R 18 पे आता है, I 9 पे आता है, N 14 पे आता है, K 11 पे आता है। ठीक है, और ये क्या दोस्तों, C कितने पे आता है, C 3 पे आता है, Q कितने पे आता है, Q 17 पे आता है, H 8 पे आता है, M 13 पे आता है और J दोस्तों 10 पे आता है। लिख लिया हमने नंबरिंग, बिल्कुल कर लिया। अब आपको दोस्तों कितनी आसानी से पता चल गया होगा कि कितना आसान लॉजिक लग रहा है। कैसे पता चल गया होगा दोस्तों, देखिए 4 से 10 पे जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा दोस्तों। हम डी को दोस्तों सी से मिलाएं तो मतलब 4 से हम 3 पे जाए तो -1 हो रहा है, क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। आर से हम दोस्तों क्यू पे जाए तो कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। और 9 से हम दोस्तों एच पे जाए तो कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। एन से हम एम पे जाए तो कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। और के से हम दोस्तों जे पे जाए तो कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। तो लॉजिक क्या लग रहा है दोस्तों, लॉजिक इसमें ये लग रहा है, यानी कि लास्ट वाला जो हमारा अल्फाबेट है, लास्ट वाला जो हमारा अल्फाबेट है दोस्तों, उसको उसके बाद लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे एस से दोस्तों, एस कितने पे आता है, एस 19 पे आता है। आर कितने पे आता है, आर 18 पे आता है, तो 18 यानी -1 करके लिखा हुआ है। उसके बाद एस, एस कितने पे आता है, 19 पे आता है। यहाँ टी है, टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। तो 20 से 19 हुआ यानी -1 हुआ है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, हर नंबर में से -1 हो रहा है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हनी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हनी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हनी लिख देंगे। हनी हमने लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। उसके बाद सब में से एक एक माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, सब में से एक एक माइनस कर देंगे और संख्या को लिखते चले जाएंगे। ऐसे ही तो हो रहा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया। तो कैसे होगा, वाई में कितने पे होता है, वाई 25 पे होता है। 25 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24 पे एक्स होता है। उसके बाद ई 5 पे होता है, 5 में से एक माइनस करेंगे तो डी आएगा। कितना आएगा, डी, डी 4 पे होता है। एन है, एन में से एक माइनस करेंगे तो एन 14 पे होता है। 13 पे क्या आएगा दोस्तों, 13 पे एम आएगा। क्या आएगा, एम आएगा। ओ कितने पे होता है दोस्तों, ओ 15 पे होता है। ओ में से एक माइनस करेंगे तो 14, 14 पे क्या आएगा, एन आएगा दोस्तों। उसके बाद एच 8 पे होता है, 8 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7, 7 पे क्या आता है दोस्तों, 7 पे जी आती है। तो सब में से क्या हो रहा है, एक एक माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, सब में से एक एक माइनस हो रहा है। तो क्या बना दोस्तों हमारा सही क्रम, एक्स डी एम एन जी। क्या बना, एक्स डी एम एन जी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा क्रम बना, एक्स डी एम एन जी, यानी कि एक एक सब में से माइनस हो रहा था। ठीक है दोस्तों, क्लियर आपको,
बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे, यानी कि 6 दोस्त हैं, हम मान लेते हैं 6 परिवार वाले, एक केंद्र में की तरफ मुख करके कहां बैठे, एक वृत्त में बैठे। कहां बैठे हैं दोस्तों, एक वृत्त में बैठे। एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है, बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है, ए डी के बाएं पड़ोसी है, सी एफ और बी के बीच में बैठा है, ए का बाएं पड़ोसी ई है और एफ का पड़ोसी कौन है, ये पूछा है हमसे दोस्तों। यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले आप उससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, ये कहां बैठे, एक वृत्त में बैठे, तो हम भी पहले क्या बना लेंगे, तो हम भी पहले एक वृत्त बना लेंगे। क्या बना लेंगे दोस्तों, हम भी पहले एक वृत्त बना लेंगे। ये कहां बैठे, एक वृत्त में बैठे। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। हम इनको एक वृत्त में बैठा देंगे। कितने दोस्तों, 6 लोग हैं। 6 लोगों को आप बना लेंगे दोस्तों। और बैठे कैसे दोस्तों, ये अंदर की तरफ मुख, यानी केंद्र की तरफ मुख करके बैठे। कैसे बैठे दोस्तों, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे। केंद्र की तरफ मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ मुख करके बैठे। कैसे दोस्तों, अंदर की तरफ मुख करके बैठे। 6 लोग हो गए दोस्तों, बिल्कुल हो गए। ये दोस्तों इनके राइट हैंड हो जाएंगे। कौन से, ये इनके राइट हैंड हो जाएंगे। राइट हैंड किधर होते हैं ये आपको पता होगा, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये इनके राइट हैंड हो जाएंगे। बना लिया हमने दोस्तों, ये केंद्र की तरफ मुख करके बैठे 6 के 6। अभी हमको नहीं पता कौन सा कहाँ बैठा है, तो अब हम बैठाएंगे। एफ जो है ए के दूसरे बाएं ओर पर है। एफ जो है ए के दूसरे दाएं और बाएं पर है, तो ए को कहीं भी बैठा लीजिए। हम मान लेते ए को हम यहाँ बैठा लेते हैं, ए को हमने यहाँ बैठा ले लिया। और एफ जो है ए के दाएं दूसरे पर है। कहां दोस्तों, दूसरे बाएं पर है। कहां है दोस्तों, बाएं पर है। बाएं यानी लेफ्ट हैंड पे है, बाएं है यानी लेफ्ट हैंड पे दूसरे पे, पहला दूसरा, यानी पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बी ए के दूसरे दाएं पर है। बी जो है ए के दूसरे दाएं, ये तो बाएं पे था, ये दाएं पर है। 1 2, यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी क्या है दोस्तों, ए के दूसरे दाएं ओर पर है। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों, ए डी के बाएं पड़ोसी है। ए जो है वो डी के बाएं पड़ोसी है। डी के बाएं पड़ोसी होगा, डी के बाएं पड़ोसी होगा। अगर हम डी को यहाँ बैठा देते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके दाएं पड़ोसी हो जाएगा। जबकि उसने क्या किया, ए जो है वो डी के बाएं पड़ोसी है, तो डी कहाँ होगा, डी यहाँ होगा। तभी तो ए जो है वो डी के बाएं होगा, तभी तो ए जो है वो डी के बाएं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। उसके आगे पढ़ेंगे, सी एफ और बी के बीच में बैठा है। सी जो है ना वो एफ और बी के बीच में बैठा है, यानी यहाँ पे बी है, यहाँ एफ है, तो सी कहाँ बैठा होगा, सी यहाँ बैठा होगा। बैठा दिया। उसके बाद बचा कौन सा दोस्तों, आप कहेंगे तो ई बचा। ई कहाँ बैठेगा दोस्तों, ई यहाँ बैठ जाएगा। आगे भी पढ़ लेंगे। ई का बाएं का पड़ोसी कौन है, ई है। ए जो है वो बाएं के पड़ोसी कौन है, ई। ए के बाएं पड़ोसी कौन है, ई है। तो हमने पहले ही बैठा दिया, बिल्कुल बैठा दिया, यानी कि ये हमारी बन गई दोस्तों, बिल्कुल डायग्राम बन गया। बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप तुरंत से तुरंत जवाब दे देंगे। बस आपको क्या आना चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब आपसे चाहे कुछ भी पूछ ले कि ए के बाएं दूसरे कौन बैठा है, सी के बाएं दूसरे कौन बैठा है, तो ये भी आप बता सकते हैं। पर हमसे पूछा क्या है, तो एफ का पड़ोसी कौन है, ये हमसे पूछा है। ये एफ है दोस्तों, एफ का पड़ोसी। ये तो पूछा नहीं है बाएं हैंड पे कौन है या लेफ्ट हैंड पे कौन है या दाएं हैंड पे कौन है, तो हमसे क्या पूछा है, ए बी। एफ का पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी सी भी है दोस्तों और ई भी है। एफ का पड़ोसी सी भी है और ई भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एफ के पड़ोसी दोस्तों सी और ई हैं। कौन है दोस्तों, सी और ई हैं। आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल आ रहा होगा। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से आपके तरीके बता रहा हूं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। बहुत आसानी से आपको ये जो रीजनिंग है आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। पढ़ेंगे दोस्तों एक बार मेरे साथ सभी प्यारे साथी। यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो आकृति के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये हमको बताना है सही प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, दर्पण कहाँ रखा हुआ है, दर्पण इधर रखा हुआ है। किधर रखा हुआ है, दर्पण इधर रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमको प्रतिबिंब आकृति बतानी है, दर्पण आकृति बतानी है, क्या बनी होगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आपसे दर्पण आकृति पूछी जाए तो क्या करना है आपको, जो चीज पास होगी वो पास में ही होगी। जैसे ये है दोस्तों, ये पास में ही होगा। ये जो डिब्बा है ना,
ये पास में ही होगा, ये डिब्बा पास में ही होगा, तो यहाँ पे पास में, यहाँ पे पास में, यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर डी में है तो आप कहेंगे बिल्कुल है, ये हमने काट दिया, बी तो हमने काट दिया, उसके बाद ये सर्कल है तो ये सर्कल यहाँ भी होगा, ये सर्कल यहाँ होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद ये टी देखेंगे, ये टी बीच में दोस्तों, लेकिन इसमें दोस्तों कहाँ है, इसमें दोस्तों ऊपर है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में तो ये ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कैसा बनेगा दोस्तों, ये ट्राइंगल ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये ट्राइंगल ऐसा का ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, इसमें तो उल्टा हो गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए गलत और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बिल्कुल क्लियर। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिरर इमेज के क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा, ये हमको बताना है। बताइए जरा दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूं, मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, एक्स है, एक्स कितने पे होती है दोस्तों, एक्स 24 पे होती है। यू कितने पे होता है दोस्तों, यू 21 पे होता है। आर कितने पे होती है, आर 18 पे होता है। डब्ल्यू कितने पे होता है दोस्तों, डब्ल्यू होता है दोस्तों 23 पे, कितने पे होता है, 23 पे। टी कितने पे होता है, टी 20 पे होता है। क्यू कितने पे होता है, क्यू 17 पे होता है, ठीक है। उसके बाद वी कितने पे होता है, वी 22 पे होता है। एस कितने पे होता है दोस्तों, एस आप कहेंगे 19 पे होता है। और पी कितने पे होता है, पी 16 पे होता है, ठीक है। उसके बाद यू कितने पे होता है, यू 21 पे होता है। आर कितने पे होता है, आर 18 पे होता है। और ओ कितने पे होता है, ओ 15 पे होता है। लिख लिया हमने नंबर दोस्तों, सभी के लिख लिए, बिल्कुल आपको क्लियर, बिल्कुल। उसके बाद देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है। तो 24 से दोस्तों एक्स से डब्ल्यू पे जा सकते हैं हम, बिल्कुल जा सकते हैं। और डब्ल्यू से वी पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। वी से यू पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो यू के बाद क्या होगा, यानी -1 हो रहा है, -1 हो रहा है ना। 24 से पहले 23 हुआ, 23 के बाद क्या हुआ, 23 के बाद 22 हुआ, 22 के बाद क्या हुआ, 21 हुआ, यानी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो u में से हम -1 करेंगे, यानी 21 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा। t पे क्या होता है, t कितने पे होता है, t 20 पे होता है। t कितने पे होता है दोस्तों, t 20 पे होता है, बिल्कुल। उसके बाद देखेंगे u कितने पे होता है, u 21 पे होता है। 21 से कितना हुआ, 20 हुआ, यानी 1 माइनस हुआ है। 20 से s हुआ, यानी 1 माइनस हुआ है। 19 और 19 से 18 हुआ, यानी 1 माइनस हुआ है। तो 18 से 1 माइनस होगा 17, 17 पे क्या होएगा, क्यू आएगा। 17 पे क्या आता है दोस्तों, 17 पे क्यू आता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आर है, आर कितने पे होता है, 18 पे होता है। 18 से क्यू यानी 17 पे हुआ है। 17 से पी यानी 16 पे हुआ है। 16 से ओ यानी 15 पे हुआ है। 15 के बाद क्या होगा, 1 माइनस होगा तो 14, 14 पे क्या आता है, एन आता है, यानी कि टी क्यू एन, यानी टी क्यू एन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों, -1 हो रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों, -1 हो रहा है। आपको समझ में आया दोस्तों, आपको पता लग रहा होगा, अगर आपको अल्फाबेट की नंबरिंग आती है तो आप कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके सामने इसलिए जल्दी से सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आप भी मेरी तरह जल्दी जल्दी से सॉल्व करना सीख जाएं, और उसी के साथ आपको भी याद आना चाहिए कि मुझे क्या क्या आता है, तो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहता हूं अल्फाबेटिक नंबरिंग काफी जरूरी है रीजनिंग में, तो वो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, निम्न क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द हमको चुनना है। कौन सा शब्द चुनना है दोस्तों, विषम शब्द हमको चुनना है। विषम शब्द दोस्तों यानी ऐसा शब्द जो इन तीन तो एक जैसे शब्द होंगे, यानी एक दूसरे से संबंध रखते होंगे। एक शब्द ऐसा होगा जो उनसे संबंध नहीं रखता होगा, जैसे मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर कहाँ दिया जाता है, डाकघर में दिया जाता है। स्पीड पोस्ट कहाँ दिया जाता है, डाकघर में दिया जाता है। पत्र कहाँ दिया जाता है, ये भी डाकघर में दिया जाता है। लेकिन एसएमएस क्या दोस्तों, लेकिन एसएमएस क्या डाकघर में दिया जाना, नहीं, एसएमएस तो फोन से किया जाता है। बाकी ये जो तीन है ये तो डाकघर में हम दे सकते हैं, डाकघर के द्वारा ये हमारे जाते हैं। मनी ऑर्डर हो, चाहे स्पीड पोस्ट हो, चाहे पत्र हो, ये तो हम डाकघर में दे के आते हैं, तभी जाते हैं। लेकिन एसएमएस तो हम फोन से जा देते हैं ना, और एसएमएस तो हम फोन से भेज सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इन तीनों से भिन्न है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, दिए गए विकल्पों शब्दों में से उस शब्द का चुनिए दोस्तों दो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। याद रखेंगे दोस्तों, क्या पूछा गया है, नहीं बनाया जा सकता। ये नहीं ढूंढना आपको कि बनाया जा सकता हो, आपको ढूंढना है नहीं बनाया जा सकता। अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आपने पढ़ा बनाया जा सकता है, तो आप पहला ही देखेंगे, पहला बन गया दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, तो पहला सही लगा के आप चल देंगे, और वहीं आपका गलत हो जाएगा।
तो इसलिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों, गलती नहीं करनी है। आपसे क्या पूछा गया, नहीं बनाया जा सकता। बनाया कौन सा शब्द नहीं जा सकता दोस्तों, जो अल्फाबेट इस शब्द में ना हो वही अक्षर तो नहीं बनाया जा सकता। तो हम देखते हैं कौन सा अक्षर इसमें नहीं है, कौन सा अक्षर नहीं है। तो आप कहेंगे ये जो सी है ना, ये नहीं है, इसमें आपको कहीं दिख रहा है दोस्तों, सी नहीं दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी ये वाला अक्षर हम इसमें नहीं बना सकते। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको तेज निगाह होनी चाहिए। क्या तेज निगाह होनी चाहिए, तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो इसमें नहीं है। तो सी अल्फाबेट दोस्तों इसमें नहीं है। इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मात्र 5 से ज्यादा सेकंड नहीं लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। पढ़िए दोस्तों, मैं बताता हूं आपको कैसे सॉल्व होगा। एक कागज को निम्नानुसार मोड़ा और काटा गया है, इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, यानी पेपर कटिंग से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए दोस्तों कैसा दिखाई देगा। तो ये पेपर है, पहला प्लेन पेपर था, उसको फिर नीचे से ऊपर मोड़ा गया। कैसे मोड़ा गया, नीचे से ऊपर ऐसे ही तो मोड़ा गया, देखिए दोस्तों आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसा मोड़ा गया, कैसे, यहाँ से ऐसा मोड़ा गया। तो अब ये बनेगा कैसा, खुलेगा तो कैसा होगा, तो ये जो सर्कल है ये यहाँ होगा, उसके बाद ये जो सर्कल है ये यहाँ होगा और ये जो सर्कल है वो यहाँ होगा। इसी तरह का होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद जब ये नीचे खुलेगा, किधर खुलेगा दोस्तों, नीचे खुलेगा, तो इधर नीचे खुलेगा ना, तो कैसा बनेगा दोस्तों, ये जो है बिल्कुल शेप ऐसी ही हो जाएगी, ये जो शेप है बिल्कुल ऐसी हो जाएगी और ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, इस तरह का आपको इमेज दिखाई देगी। तो इस तरह की इमेज किस क्वेश्चन में दिखाई दे रही है, किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ए में दोस्तों ये उल्टा दे दिया गया है, ए में उल्टा दे दिया गया है। और सी क्यों गलत हो जाएगा, सी में भी ये उल्टे दे दिए गए हैं। और डी क्यों गलत हो जाएगा, डी में तो कोई लॉजिक लग ही नहीं रहा, तो इसलिए ये बाकी सारे विकल्प जो हैं वो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चले आगे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों एक बार। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है, यानी और जो शब्द होगा उसको हमको छांटना है। ये आपको 4 शब्द दिए हुए, इनमें से आपको एक अलग जो ऐसा शब्द होगा उसको छांटना है। तो अलग शब्द कौन सा होगा दोस्तों, इसमें दोस्तों रतौंधी क्या है, रतौंधी एक विटामिन से होने वाली कमी है। क्या दोस्तों, विटामिन से होने वाली कमी है। स्कर्वी क्या है, ये भी विटामिन से होने वाली कमी है। सूखा रोग क्या है, ये भी विटामिन से कमी होती है दोस्तों। सूखा रोग किससे होता है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। लेकिन इन्फ्लुएंजा क्या दोस्तों, इन्फ्लुएंजा एक ऐसा रोग है जो डिजीज यानी वायरस के कारण होता है। किसके कारण, वायरस के कारण होता है। यानी कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इन तीनों में से, चारों में से कौन सा अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल अलग आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये जो बाकी के तीनों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये कैसे रोग है दोस्तों, जो विटामिन की कमी से होने वाले रोग है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा रोग है जो किसकी कमी से होता है, डिजीज यानी वायरस की कमी से होने वाला रोग है। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। पढ़ेंगे दोस्तों, आपसे कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। बताएंगे सभी कौवे पक्षी हैं, सभी कौवे पक्षी हैं, तो हम बना लेंगे दोस्तों सभी कौवे। पहले यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, कौवा बना लेंगे, क्राव बना लेंगे और उसके बाद दोस्तों ये क्या है, पक्षी यानी बर्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बर्ड बना लेंगे। सभी कौवे पक्षी हो गए, बिल्कुल हो गए। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, हमको क्या बताया गया, सभी मोर जो है वो कौवे हैं। सभी मोर जो है वो कौवे, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। उसके बाद हम इसको मिटा के एक बार बड़ा बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं दोस्तों, बड़ा, क्योंकि इसने क्या कहा है, सभी मोर जो है ना वो कौवे, सभी मोर जो है वो कौवे। पहले हम दूसरे वाली लाइन को पढ़ेंगे, सभी मोर कौवे, तो पहले क्या आएगा, मोर आएगा। पहले क्या आएगा, मोर यानी पिकॉक आएगा। उसके बाद हम यहाँ बना लेते कौवा, क्या बना लेते, दो कौवा यानी कि क्रा होगा। सभी मोर जो है वो क्या है, कौवे। सभी मोर कौवे हो गए, बिल्कुल हो गए। उसके बाद क्या क्या है, सभी कौवे जो है वो पक्षी हैं। सभी कौवे जो है वो क्या है, पक्षी हैं यानी बर्ड्स हैं। बना लिया हमने दोस्तों। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना दोस्तों स्टेटमेंट का, तो पता है जब आपको दिया जाए सभी कौवे पक्षी हैं, आपको जैसे यहाँ पे दिए हुए सभी कौवे पक्षी हैं, अगर जिसके साथ आपको छवि मिले ना
वो उसके अंदर की तरफ होता है, और जो पक्षी है तो वो बाहर की तरफ होता है। याद रखेंगे बिल्कुल। अब निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है दोस्तों, सभी मोर पक्षी हैं, सभी मोर पक्षी हैं, सभी मोर पक्षी हैं। ये मोर हैं दोस्तों, ये सभी पक्षी हैं, बिल्कुल है, क्योंकि जब सभी मोर कौवे हैं तो पक्षी तो जाहिर सी बात है होंगे, तो ऑप्शन नंबर विकल्प तो हमारा ए सही हो जाएगा। यानी निष्कर्ष हमारा पहला अनुसरण करता है। उसके बाद निष्कर्ष दूसरे को देखते हैं। सभी पक्षी मोर है, क्या सभी पक्षी मोर है? नहीं, कुछ पक्षी तो मोर हो सकते हैं, लेकिन सभी पक्षी मोर नहीं हो सकते। देखिए दोस्तों, जब हम बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो हम सभी का लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं ना तो हम नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पे कहा सभी मोर पक्षी, तो सभी किसके साथ है? मोर के साथ। अब हम मोर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो मोर जो है ना वो पक्षी तो है, सभी मोर जो है वो सभी पक्षी तो है, लेकिन सभी जो पक्षी है ना वो मोर नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। तो दूसरा निष्कर्ष हमारा गलत हो जाता है। तो कौन सा निष्कर्ष हमारा फॉलो करता है? तो हमारा निष्कर्ष केवल निष्कर्ष क्या दोस्तों? केवल निष्कर्ष स्पर्श अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको दोस्तों? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है दोस्तों डाइस वाला क्वेश्चन है दोस्तों। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया। ये दो पासे आपको दिए हुए जिसके 6 फलक सतह। कितने दोस्तों? 6 फलक हैं। कौन कौन से? एक तो लाल रंग से रंगी हुई है, एक हरे रंग से, एक नीले रंग से, एक पीले रंग से, एक काले रंग से और एक सफेद रंग से। यानी कि 6 अलग अलग परतें हैं और 6 की 6 जो है वो अलग अलग रंग से रंगी हुई है। उस रंग का चयन करें दोस्तों जो सफेद रंग के फलक के विपरीत होगा। यानी आपसे पूछा गया है जो व्हाइट के विपरीत होगा ना उस कलर का नाम आपसे पूछा गया है। पिछली प्रैक्टिस सेट में मैंने दोस्तों आपको सिंगल जो कॉमन ट्रिक थी वो बताई थी। अब मैं आपको डबल कॉमन ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। डबल कॉमन क्या होती है? जैसे यहाँ पे येलो है और यहाँ पे भी येलो है, बिल्कुल यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है, तो इसको कहते हैं डबल कॉमन ट्रिक। क्या कहते हैं दोस्तों? डबल कॉमन ट्रिक। यानी कि डबल कॉमन ट्रिक में हम दोस्तों इस वाले को तो बता सकते हैं, जो हमको बता के व्हाइट का तो जो विपरीत होगा वो क्या होगा? ग्रीन होगा। क्या होगा? ग्रीन, यानी हरा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो गया, बहुत आसान है। लेकिन हम इस तरह के क्वेश्चन में कभी ये नहीं बता सकते येलो के विपरीत क्या होगा या रेड के विपरीत क्या होगा। तो ये जो कंफर्म है ये नहीं बता सकते हम। इसमें हम दोस्तों लॉजिक क्या लगा सकते हैं? येलो के विपरीत आपको जाहिर सी बात है पता है, या तो व्हाइट नहीं होगा, ना ग्रीन होगा, ना रेड होगा। यानी ये तो हट गए, तो कौन सा होगा? या तो नीला हो सकता है या काला हो सकता है। कौन सा हो सकता है दोस्तों? या तो नीला हो सकता है या काला हो सकता है। तो हम या तो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम इसमें जो छुपी हुई आकृतियां है ना तो उनको हमको नहीं पता, कंफर्म नहीं पता क्या है। जो बचा उसी को बता सकते हैं। जैसे हम व्हाइट बचा तो हमने बता दिया व्हाइट का जो विपरीत होगा वो ग्रीन होगा। लेकिन ये जो दो कॉमन है ना इसमें हम नहीं बता सकते क्लियरली। याद रखेंगे आप? बिल्कुल याद रखेंगे। इसमें या तो का लॉजिक लगता है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसा क्वेश्चन है। ये कथन है दोस्तों। कथन क्या है? मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है। एक बच्चा कह रहा है कि मेरी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं वो सभी बुद्धिमान है, लेकिन उसने क्या कहा है दोस्तों? अंत में सुनील जो है वो बुद्धिमान नहीं है। सुनील जो है वो बुद्धिमान नहीं है, ये उसका कथन है। कथन क्या है? पहले ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, यानी कि आपको क्या लगता है कि जो भी व्यक्ति आपकी कक्षा में पढ़ता होगा, उस व्यक्ति की कक्षा में पढ़ता होगा, वो सारे बुद्धिमान होंगे। जाहिर सी बात है। सुनील बुद्धिमान नहीं है, यानी कि सुनील क्या होगा? उसकी कक्षा में नहीं पढ़ता होगा। सुनील क्या होगा? उसकी कक्षा में नहीं पढ़ता होगा। तो निष्कर्ष देखते क्या, इसमें दोस्तों अपना लॉजिक नहीं लगाना, जो आपसे कथन दिया गया उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष क्या? सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। बिल्कुल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। क्यों अनुसरण करता है? क्योंकि दोस्तों उसने कहा है मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है और सुनील बुद्धिमान नहीं है। तो सुनील जो है उसकी कक्षा में नहीं पढ़ता होगा, तभी तो बुद्धिमान नहीं है ना। तो अनुसरण हमारा फर्स्ट जो है वो बिल्कुल अनुसरण करता है। निष्कर्ष हमारा बिल्कुल फर्स्ट अनुसरण करता है। सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। दूसरे निष्कर्ष को देखते हैं। सुनील को कठिन परिश्रम करना चाहिए। करना तो चाहिए, लेकिन ऐसा कथन में कहाँ कहा? कथन में ऐसा कहीं कहा है दोस्तों कि सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए? हम अपने तरफ से कोई लॉजिक नहीं लगा सकते दोस्तों। जितना कथन में कहा है हम उतना ही करेंगे। हम वैसे मान सकते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए, यानी दोनों निष्कर्ष हमारे अनुसरण कर जाएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? हमसे कथन में बिल्कुल नहीं कहा गया है, तो हम जो लॉजिक लगाएंगे ना
वो कथन के अनुसार ही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो निष्कर्ष हमारा दूसरा है ये गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर हमारा फर्स्ट जो है वो क्या करता है, अनुसरण करता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए दोस्तों होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी आंसर की है, जो अभी आपको प्रैक्टिस सेट मैंने कराया है ये उसके आंसर की है। आप मिला सकते हैं, कौन से आंसर जो है वो आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी आंसर की है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और जो प्यारे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली नई क्लासेसों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये वाली पीडीएफ और आने वाली सभी क्लासेसों की पीडीएफ आपको उसी ग्रुप पर मिलेगी, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं, ताकि हमें अपने आप में मोटिवेशन मिलता रहे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताया करें। ठीक है दोस्तों, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है उसका आंसर आपको अवश्य बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। इसी तरह टॉप 25 क्वेश्चनों को धुआंधार तरीके से ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से करेंगे। ठीक है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए और अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए। आपकी तैयारी तभी मजबूत होगी जब आप अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।